हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कराते जा रहे हैं और फिजिक्स के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों की फिजिक्स थ्योरी पार्टिकल्स से समाप्त कर ली जाएगी और उसके बाद फिर 2023 के न्यूमेरिकल्स और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के अलावा जितने हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न उनको हम बीच बीच से फिर कराएंगे, तो वो एक इम्पोर्टेंट सीरीज अलग बन जाएगी। और जैसा कि हम चैप्टर नंबर जो 8 आपका छोटा सा पार्ट है उसके अंदर और ट्रांसफार्मर, इन दोनों का लेक्चर हम एक अलग से बनाएंगे और आज आपके सामने लेकर आए हुए हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश की। और इस चैप्टर से 13 नंबर के प्रश्न आते हैं, 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने हमको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो या आने की संभावना है तो उनको तो हम करेंगे, से समझाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले रहे प्रकाश की, मैं प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश किसे कहेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर पड़ने से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश स्वयं तो कैसा होता है? अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुएं देख सकते हैं। प्रकाश समांग माध्यम में एक सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद जब प्रकाश को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कैसा हो जाता है? विचलित हो जाता है। और उसके बाद क्या गुण है? उसके बाद प्रकाश पारदर्शी जो माध्यम होगा उससे तो आर पार निकल जाएगा, जैसे कांच से प्रकाश तो आर पार निकल जाएगा किंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं, जैसे लकड़ी या ईंट, ठीक है, तो इनसे प्रकाश क्या होगा? आर पार नहीं निकल पाएगा। उसके बाद जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं तो वह टकरा कर चिकनी पॉलिशदार सतह, कैसे होनी चाहिए? पॉलिशदार सतह पर आपतित कराते हैं तो वह प्रकाश टकराएगा, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में कैसा हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट थे किसके अंदर? प्रकाश के गुण के। अब थोड़ा सा हम समझ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? देखो, जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रकाश को एक चिकनी पॉलिशदार सतह पर आपतित करा रहे हैं, यह एक सतह ली और सतह पर हमने नीचे भाग पे क्या कर दिया? इसके पॉलिश कर दी, तो यह सतह कैसी हो जाएगी? पॉलिशदार सतह है। और इस पॉलिशदार सतह पर हम किसको आपतित कराएंगे? प्रकाश को। और जब प्रकाश की किरण को हम जब आपतित कराते हैं तो यह प्रकाश की किरण इस सतह के आर पार नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि इसके निचले भाग पे हमने क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है। तो फिर क्या होगी? यह प्रकाश की किरण सतह से टकराएगी और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण को हम किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बेटा क्या डाल दे रहे? एक लंब डाल दे रहे। क्या डाल दे रहे? लंब डाल दे रहे। यह हो गया हमारा अविलंब। क्या हो गया? यह अविलंब, यानी इसे किससे लिखेंगे? एन से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? एन से। अच्छा, यहाँ पर जो सतह की ओर आने वाली किरण है, इस किरण को भी हम कुछ बोलते हैं। तो जो किरण सतह की ओर जा रही है, सतह की ओर आ रही है, इस बिंदु, मान लिया बिंदु यहाँ पर कौन ले लिया हमने? बिंदु P ले लिया। बिंदु P पर आ रही है और सतह की ओर आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो ध्यान रखना है आपको, चित्र में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि कौन सी हम आपतित किरण माने, कौन सी हम अपवर्तित किरण माने। तो जो किरण सतह पर आ रही है, वह आपतित किरण, और जो किरण सतह से टकरा के वापस जा रही है वह कौन सी हो जाएगी? परावर्तित किरण।
अब जरा देखना बेटा, इनके बीच में यहाँ पर आपतित किरण और ये अविलंब, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। तो इस कोण को क्या बोलते हैं? इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे लिखेंगे? आई से। किससे लिखेंगे? आई से। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच, सॉरी, परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब भाई इस परावर्तन कोण को किससे लिखेंगे? आर से। किससे लिखेंगे? आर से। तो ध्यान रखना, परावर्तन कोण को आर से लिखा जाता है और आपतन कोण को किससे लिखा जाएगा? आई से। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इसके दो नियम निकलते हैं। कितने नियम निकलते हैं? दो नियम, जो आगे जाकर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इन्हीं नियमों की क्या करनी पड़ती है? व्याख्या करनी पड़ती है। क्लियर? तो चिंता ना करिए, बोर्ड एग्जाम में आपसे ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक जो आएंगे वो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम की व्याख्या, भाई इनके नियम की क्या करनी होती है? व्याख्या करनी होती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए भाई प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, कि भाई कौन आपतन कोण है, कौन हमारा परावर्तन कोण है। क्लियर? और क्या इसके नियम है। तो पहला नियम ध्यान रखना, पहला नियम क्या आप बताओगे कि देखो यहाँ पर ये आपतित किरण, ये अविलंब और ये परावर्तित किरण, इन तीनों का तलबिंदु क्या है? एक ही है। तीनों का तलबिंदु एक ही है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तथा अविलंब, तीनों एक ही तल बिंदु पर मिलते हैं। तल बिंदु पर मिलते हैं। क्लियर? तो तीनों का तल बिंदु एक ही है। लेकिन दूसरा नियम ये है कि आप प्रकाश को जितने एंगल से सतह पर आपतित कराओगे, उतने ही एंगल से प्रकाश टकराएगा और वापस हो जाएगा। आपने मान लिया 30 अंश के कोण पर प्रकाश को डाला, सतह पर आपतित कराया, तो 30 अंश के कोण पर यह कैसा हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अर्थात आपतन कोण जो आई है वह सदैव बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण आर के। आपतन कोण आई बराबर होगा सदैव किसके? परावर्तन कोण आर के। अर्थात दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, यानी साइन का मान सदैव परावर्तन कोण, सदैव परावर्तन कोण की ज्या, यानी साइन के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी आपतन कोण की ज्या का मान सदैव परावर्तन कोण की ज्या के कैसा होगा? बराबर होगा। अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, और यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ पर ज्या यानी साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आर। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम निकले? 2 नियम निकले। क्लियर? नोट करिए, नोट करें इसको। इसके बाद बेटा अब हम समझेंगे थोड़ा सा दर्पण के बारे में। क्यों? क्योंकि किरण आरेख डालना बहुत जरूरी है। अगर हमें सूत्रों का निगमन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अवतल पृष्ठ कौन सा होता है, उत्तल पृष्ठ कौन सा होता है। उत्तल से ही दर्पण बन जाएगा, लेंस बन जाएगा, अवतल पृष्ठ से ही दर्पण बन जाएगा और लेंस बन जाएगा। तो पहले पता होना चाहिए भैया कि दर्पण किसे कहेंगे। तो पहले समझते हैं हम दर्पण को। क्लियर? दर्पण। अब दर्पण किसे कहेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप एक पारदर्शी कांच ले लीजिए जिसके आर पार प्रकाश की किरण जा सके, और उस पारदर्शी कांच पर क्या करना है, आपको उसके एक भाग पर, पारदर्शी कांच के एक भाग पर क्या कर देंगे? पॉलिश या कलई कर देंगे। पॉलिश या क्या कर देंगे? कलई कर देंगे।
तो और उसका जैसे हम पॉलिश करेंगे तो उसके दूसरे भाग क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। परावर्तक पृष्ठ का मतलब दूसरे भाग पर प्रकाश जाएगा, टकराएगा, टकराने बाद क्या हो जाएगा, वापस लौटेगा। क्लियर। तो वह क्या ऐसा निकाय फिर क्या कहलाएगा, ऐसा निकाय क्या बन जाएगा, दर्पण। क्या बताया, दर्पण। देखो सबसे पहले क्या बताया, आप एक पारदर्शी कांच लेंगे और पारदर्शी कांच के एक भाग पर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो पॉलिश करने पर जो दूसरा भाग होगा, आप दूसरे भाग पे प्रकाश की किरण को डालोगे तो वह टकरा के क्या हो जाएगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब उसका जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग पर किसकी घटना हो रही है, तो आप बोलोगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है। और जिस भाग पर प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है उस भाग को बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो यह निकाय क्या कहलाएगा, दर्पण। तो ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके एक भाग पर पॉलिश या कलाई करके उसके दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाता है। दूसरे भाग को क्या कर दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है। तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। क्लियर। अब दर्पण कितने प्रकार से होता है, तो दर्पण हमारा दो प्रकार से होगा। दर्पण हमारा कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से। एक गोली दर्पण और दूसरा कौन सा होगा हमारा, समतल दर्पण। दूसरा कौन सा होगा हमारा, समतल दर्पण। अब गोली दर्पण कैसा होगा, तो वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, गोली होते हैं। वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होंगे, गोली। तो कौन से दर्पण बन जाएंगे, गोली दर्पण। और वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, समतल होते हैं। अर्थात जैसे ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड ये मान लिया कुछ समय के लिए कांच है और इसके एक भाग पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। एक भाग पर क्या करते हैं, पॉलिश। और दूसरे भाग पर हम जब प्रकाश की किरण को डालेंगे तो टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौटेगी। क्यों, इसके आर पार नहीं जा पाएगी क्योंकि इसके दूसरे भाग पे हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। तो प्रकाश एक भाग पे तो पॉलिश हो गई और जो दूसरा पृष्ठ है वो दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया, उस पे चल रही है प्रकाश के परावर्तन की घटना, तो वो बन जाता है दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। क्लियर। तो समतल दर्पण में क्या बताया कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। अर्थात समतल पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन हो, कौन सा बन जाएगा, समतल दर्पण। क्लियर। उसके बाद गोली दर्पण को कितने प्रकार से बांटा गया है, गोली दर्पण को दो प्रकार से फिर बांटा गया है। एक बांटा गया है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा बांटा गया है अवतल दर्पण। दूसरा किसमें, अवतल दर्पण। अब आपसे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे। तो देखो यहाँ से इस कहानी को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपको समझाना है, लिखाना नहीं है। लिखने के लिए जो हमारे मूल टॉपिक जो आएंगे हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, गोली दर्पण। ये हमारा क्या है, इस गोली दर्पण की कहानी को हम इधर लेके चल रहे हैं। गोली दर्पण यहाँ चल रहे, ठीक है। ये हमारा एक गोली दर्पण है। अब इसका एक भाग कैसा होगा, एक भाग पॉलिशदार होगा, दूसरा भाग कैसा होगा, परावर्तक होगा। क्या करेंगे, इस गोली दर्पण को हम बीच से काट देंगे। बीच से जब हम काट देंगे तो इसके हमें दो भाग मिलेंगे इस तरीके से, और एक भाग हमें मिलेगा ये, इसके दो भाग मिलेंगे। अब करना क्या है, हमें इस पे प्रकाश की किरण को डाल देना है। हमें क्या करना है, प्रकाश की किरण को डालना है। तो प्रकाश की किरण को डालोगे तो ये प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से आर पार निकलेंगी। कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये प्रकाश की किरणों को इस तरीके से जाएंगी। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो कि आप देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें एक बार तो ये देखो उभरे हुए पृष्ठ पे गिर रही हैं, एक बार कहां से जा रही है, उभरे हुए पृष्ठ से तो प्रवेश कर रही हैं, और यहाँ बाहर किससे निकल रही, तो आप बोलोगे इस अंदर दबे हुए भाग से तो किरणें कैसे हो रही है, बाहर निकल रही हैं। अब करना क्या, अब इन्हें दर्पण बनाना है। क्या बनाना है, इनको दर्पण बनाना है। तो एक बार प्रकाश की किरणें कैसे हो रही हैं, उभरे हुए पृष्ठ पे गिर रही है इस तरीके से। अब ये किरणें पार न निकले, ये किरणें क्या ना हो, पार न हो पाए, इसलिए इसके अंदर भाग पे क्या कर देंगे, पॉलिश। तो जब हम इसके अंदर भाग पे पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश की किरण टकराएगी और टकराने के बाद पुनः क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये हमने क्या कर दिया, ये डाल दिया हमने लंब। ये आने वाली किरण है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ये टकराकर वापस जाने वाली किरण है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये क्या हमारा हो जाएगा, अविलंब।
ये क्या है, अविलंब। ये आपतन कोण I और ये टकराकर किरण वापस जा रही है, परावर्तन कोण R। तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ पर होगा, जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर होगा, उभरे हुए यानी उठे हुए भाग पर होता है, तो यह क्या बन जाता है, यह दर्पण कौन सा कहलाता है, यह दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। कौन सा कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो आपसे बोल दिया गया कि भाई उत्तल दर्पण किसे बोलेंगे, तो जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर होता है, उठे हुए भाग पर होता है, अर्थात उभरे हुए पृष्ठ पर होता है, तो वह दर्पण कौन सा बन जाता है, उत्तल दर्पण। क्लियर। अब इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा पृष्ठ ले रहे हैं इसका, और दूसरे पृष्ठ में कहाँ से किरण बाहर निकल रही है, अंदर दबे हुए भाग से। तो ये प्रकाश की किरण डाली, अब ये प्रकाश की किरण बाहर ना निकले, इसलिए इसके एक भाग पर क्या कर देंगे, पॉलिश। अब पॉलिश क्यों करेंगे, क्योंकि हमें दर्पण बनाना है, पढ़ के आ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसके उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण इससे बाहर नहीं निकल पाएगी, तो फिर क्या होगी, टकरा के और पुनः वापस लौट जाएगी, टकरा कर पुनः वापस लौट जाएगी। यहाँ क्या डाल दे रहे, ये अविलंब, ये क्या डाल दिया, अविलंब। क्लियर। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण है, ये अविलंब। ये आपतन कोण I हो गया, ये परावर्तन कोण R। तो जब प्रकाश का परावर्तन अंदर दबे हुए भाग पर होता है, प्रकाश का परावर्तन अंदर दबे हुए भाग पर होता है या धसे हुए भाग पर होता है, तो यह दर्पण कौन सा कहलाता है, यह दर्पण कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। क्लियर। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए गोली दर्पण कितने प्रकार से होता है, तो गोली दर्पण दो प्रकार से बनता है, एक बनता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो जब भी उत्तल पृष्ठ होगा, तो उत्तल पृष्ठ पे प्रकाश उभरे हुए भाग पर पड़ेगा, उत्तल पृष्ठ में जो प्रकाश होगा उभरे हुए भाग पर पड़ेगा, और अवतल पृष्ठ में जो प्रकाश होगा अंदर धसे हुए भाग पर पड़ेगा। ध्यान रखना है, उत्तल और अवतल पृष्ठ में। तो यहाँ पर अगर हमें दर्पण पढ़ना है, तो इसके अंदर भाग पे क्या कर दो, पॉलिश, जिससे प्रकाश की किरण क्या ना हो, बाहर ना निकल पाए। और अगर हमें अवतल दर्पण बनाना है, क्या बनाना है, अवतल दर्पण बनाना है, तो अवतल दर्पण बनाने के लिए इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दो और प्रकाश का परावर्तन कहाँ करा दो, अंदर धसे हुए भाग पर। क्लियर। इसके बाद हम समझेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, नोट करिए यहाँ तक। इसके बाद बेटा हम समझेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्योंकि आप लोगों को बेटा चित्र बनाने बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको यही नहीं पता होता है कि दर्पण का ध्रुव किसे बोलेंगे, द्वारक किसे बोलेंगे, केंद्र किसे बोलते हैं, फोकस किसे बोलेंगे। क्लियर। तो इन पॉइंटों को समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर, क्या है, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए भाई वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, पहली कहानी अगर आपसे पूछा जाए वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे और वक्रता केंद्र किसे लिखेंगे, सी से। देखो जो आपका गोली दर्पण है, ये आपका क्या है, गोली दर्पण है। इस गोली दर्पण के जो मध्य बिंदु है, इसका जो सेंटर होगा, यही सेंटर क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण के केंद्र को आपसे पूछा जाए वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, तो गोली दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब मान लिया आपने ये गोली दर्पण काट दिया, ये गोली दर्पण क्या कर दिया, काट दिया। तो काटने के बाद आपको इसके कितने पृष्ठ मिले, दो। कितने पृष्ठ मिलेंगे, दो मिलेंगे। एक पृष्ठ ये रहा और दूसरा पृष्ठ ये रहा। अब मैं आपसे पूछा कि भाई इसके जब बताओ, इनके जो गोली पृष्ठ काटे हुए हैं, गोली पृष्ठ के जो भाग है, इनके केंद्र किधर है, भाई इनको वक्रता केंद्र। तो आप बोलोगे इनका जिस ओर गोला बन रहा है, ये गोली पृष्ठ जिस ओर बनेगा, उस गोली पृष्ठ का क्या देखेंगे, सेंटर, और उस सेंटर को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर हो गया। अब मैं आपसे पूछेंगे इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र बताओ, तो आप बोलोगे इसका भी गोली पृष्ठ बना लो, और जिधर बेटा इसका गोली पृष्ठ बनेगा, जिधर इसका क्या बनेगा, गोली पृष्ठ, और उसका जो सेंटर बनेगा, भाई सेंटर क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है भाई वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे गोली दर्पण का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। क्लियर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दर्पण का ध्रुव।
दर्पण का ध्रुव। आपसे पूछा गया भाई ध्रुव किसे बोलेंगे, ध्रुव को किससे लिखेंगे, पोल पी से, ठीक है। अब ध्रुव किन्हें बोलोगे, तो आप बोलोगे जो ये गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ के जो ये कटे हुए भाग हैं, ये जो भाग हैं इनके मध्य बिंदु को, इनके गोली पृष्ठ के जो ये भाग हैं, गोली पृष्ठ के जो भाग हैं इनके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। इन्हें क्या बोलेंगे, ध्रुव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ध्रुव। तो गोली दर्पण के जो ये परावर्तक पृष्ठ है, गोली दर्पण के ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इन परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव। तो आप क्या सके, पहली चीज सेंटर, दूसरा ध्रुव। भाई ये जो पृष्ठ कटे हुए हैं इनके सेंटर को हम क्या बोले, इनके मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब उसके बाद आपसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या बताओ। आपसे बोला जाएगा भाई इनकी वक्रता त्रिज्या बताओ। तो आप क्या बताओगे, तो केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी, यानी ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी, ये क्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या। इस ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी क्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्लियर। तो आपसे पूछा जाए बताओ वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे, तो वक्रता त्रिज्या क्या बताओगे कि ध्रुव से गोली पृष्ठ का जो परावर्तक पृष्ठ है, गोली दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु जो आपने ध्रुव लिया और ध्रुव से और सेंटर तक की जो दूरी बनेगी भाई क्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्लियर। उसके बाद अब आपसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या के बाद मुख्य अक्ष, आपसे क्या पूछा जाए, मुख्य अक्ष बताओ। तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जो केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ये देखो ये वाली रेखा कौन सी बन जाएगी, मुख्य अक्ष। क्लियर। तो आप क्या समझे मुख्य अक्ष को। उसके बाद आपसे पूछा जाए भाई मुख्य फोकस, या आप इसी को बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे, क्या बोल, इसे क्या बोलेंगे, फोकस। तो आप फोकस किसे कहेंगे, तो जहां पर प्रकाश की किरणें एकत्रित होंगी वहीं पर क्या होगा, वही क्या कहलाएगा, फोकस। जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होगी, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें एकत्रित हो जाएंगी वो क्या बन जाएगा, फोकस। अब देखो यहां पर हम दोनों दर्पण बना दे रहे हैं, ये वाला इधर वाला जो पार्ट लिया है ये वाला हम बना दे रहे उत्तल दर्पण की कहानी होगी, और इस और वाले की किसकी कहानी बताएंगे, अवतल दर्पण की। देखो तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें आएंगी इस तरीके से, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ला रहे हैं हम। किरणें कैसी ला रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरणें आ रही मुख्य अक्ष के समांतर। अब क्या होगा, अब चूंकि ये दर्पण है, अब दर्पण है तो भाई इसके अंदर भाग पे कैसी होगी, पॉलिश होगी। तो ध्यान रखना है अवतल दर्पण में सेंटर इधर है, वक्रता त्रिज्या इधर है। अब क्या होगा, जब किरणें आएंगी टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होगी, एक किरण इधर वापस हो जाएगी और दूसरी किरण इधर वापस हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि ये किरणें आर पार नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इसके दूसरे भाग पर क्या है, पॉलिश है, इसलिए टकराएंगे और टकराने बाद इनका क्या होगा, परावर्तन। इन किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब ये किरण, एक किरण तो इधर जा रही है और दूसरी किरण इधर जा रही है, तो ये किरणें कभी आपस में नहीं मिलेंगी। फिर क्या करना है, करना ये है कि इन किरणों को पीछे की ओर खिसकाओ इस तरीके से, और इन किरणों को पीछे की ओर खिसकाएंगे, जहां पर ये किरणें एकत्रित होंगी वहीं क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। वहीं क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। तो ये किरणें हमें पीछे खिसकाने पर ये किरणें जहां पर एकत्रित मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें मुख्य फोकस कैसे बनेगा। तो यहाँ पर किरणें टकराएंगी, टकराने बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद इस तरीके से ये देखो, और यहाँ पर जहाँ पर परावर्तन के पश्चात ये किरणें जहाँ पर एकत्रित होंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या हुआ, मुख्य फोकस बताओगे कि जो किरणें जा रही मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब बात करेंगे फोकस दूरी की। फोकस
दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी को किससे लिखेंगे? स्मॉल एफ से। तो आपसे पूछा जाए बताओ भाई फोकस दूरी किसे कहेंगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, ये कहानी आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछी जाएगी। भाई चित्र के अनुसार हमें बताना होगा इनको। तो आपको पूछा जाए भाई बताओ फोकस किसे कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे ध्रुव से फोकस तक की दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और इस ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो ये, और अब बात करेंगे द्वारक की। बात किसकी करेंगे? द्वारक की। तो जो गोली पृष्ठ का, गोली पृष्ठ, इसके व्यास को हम क्या बोलते हैं? द्वारक। गोली पृष्ठ के, ये गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ के जो परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का, गोलीय दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके व्यास को हम क्या बोलेंगे? द्वारक। क्या बोलते हैं? ये बन जाएगा द्वारक। तो यहां से आप कितनी चीजें सीखे? सबसे पहले वक्रता केंद्र। तो आप तुरंत बताना है कि जो गोली दर्पण लिया है, गोली दर्पण का जो सेंटर है भाई क्या बन जाएगा? वक्रता केंद्र। उसके बाद आपसे पूछा जाए दर्पण का ध्रुव। अब बोलेंगे ध्रुव किसे बोलेंगे? तो गोली दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इन परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। फिर आपसे पूछ लिया गया है वक्रता त्रिज्या। तो आप बोलोगे जो ध्रुव से और सेंटर तक की दूरी, ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। फिर हमने पूछा मुख्य अक्ष। तो आप बोलोगे जो ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। उसके बाद आपसे पूछा गया है मुख्य फोकस। तो किरणें, परावर्तन के पश्चात जो ये किरणें हैं जहां पर एकत्रित होती हैं, वहां पर उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। उसके बाद आपसे पूछा गया फोकस दूरी। तो आप तुरंत बताओगे कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या बन जाएगी? फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या बन जाएगी? फोकस दूरी। क्लियर? द्वारक। तो यहाँ पर जो दर्पण, ये हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो ये दर्पण से संबंधित हमें क्या याद होनी चाहिए? कुछ परिभाषाएं याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए इनके बिंदुओं को, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो वहां पर यही चीज पता होनी चाहिए कि भाई दूरियां कहां से कब ऋणात्मक ली जाएंगी, कब धनात्मक ली जाएंगी। नोट करिए। इसके बाद आगे पढ़ा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो, अगर हमें दर्पण बनाना है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया हम किरण को कहां से डालते हैं और वह किरण कहां से होकर जाती है। क्या बताया? हमें पता होना चाहिए कि भैया दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि भाई पता लगी कि हमने किरण डाली फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात वह किरण कैसी हो जाएगी। हमने प्रकाश की किरण को लेकर गए मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात वह किरण कैसी हो जाएगी, तो ये पता होना चाहिए। अब देखो, अभी पॉइंट पड़ गया है भाई, इसके मध्य बिंदु को आप बोलोगे ध्रुव बोलेंगे। उसके बाद इसका ये गोली पृष्ठ इधर बनेगा, तो इसका सेंटर इधर होगा, और जहां किरणें एकत्रित होगी फोकस ये बन जाएगा। क्लियर? ये रहा ध्रुव, सेंटर, और ये हो गया इसका फोकस। ऐसे इसमें ध्रुव, यहां पर ये सेंटर, और ये क्या हो जाएगा? इसका फोकस। देखो, इस ओर ये वाले कहानी हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, ये कहानी किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण की। और इधर की कहानी की हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की कहानी बात कर रहे हैं, तो इसका सेंटर देखो, ये रहा ध्रुव, इसका सेंटर गोली पृष्ठ इधर बन रहा है, तो जिस ओर गोली पृष्ठ है भाई वक्रता त्रिज्या भी उधर ही होगी, और यहाँ पर किरणें भी बेटा इधर प्रतीत होती हैं, एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? इधर इसका ध्रुव, सेंटर और फोकस, ध्रुव, सेंटर और फोकस, ध्रुव, सेंटर और फोकस। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले अगर आप प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हो, पहली प्रकाश की किरण को किसके समांतर ले जा रहे हो? मुख्य अक्ष के समांतर, तो उसका क्या होगा? टकराएगी, परावर्तन होगा, और परावर्तन पश्चात वह किरण कहां से होकर जाएगी? वह फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्या बताया? जो किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओगे, उस किरण को आपको कहां से लेकर जाना है? परावर्तन पश्चात फोकस से होकर लेकर जाना है, फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद अब इस चित्र के अंदर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है,
अब टकराने के बाद ये क्या होगी, वापस हो जाएगी, क्योंकि इसका परावर्तन होगा, क्योंकि दूसरी ओर इसके क्या है, पोलिस है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक कल्पना करेंगे कि ये किरण कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से। क्लियर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से जाती है, या जाती हुई कैसी होगी, प्रतीत होगी, जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। दूसरी किरण ये है कि बेटा जो किरण को आप फोकस से डालोगे, जो किरण को आप कहां से डालोगे, फोकस से, और फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी, समांतर। तो जो किरण आप फोकस से डालोगे, जो किरण आप कहां से डालोगे, फोकस से होकर डालोगे, वह परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसमें क्या होगा, इसमें फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण फोकस की ओर जाती हुई कैसी हो रही है, प्रतीत हो रही है, और ये किरण कैसी हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। इस तरीके से मुख्य अक्ष कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, तीसरी किरण देख आप कहां से डालेंगे, कि जो किरण आप सेंटर से डालोगे, केंद्र से डालोगे, वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, केंद्र से ही वापस जाएगी। तो जो किरण आप केंद्र से डालोगे, जो किरण आप केंद्र से डालोगे, वह किरण परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही कैसी होगी, वापस। तो यहां पर क्या होगा, ये किरण तो बेटा सेंटर की ओर जाती हुई कैसी हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसमें क्या होगा, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर जाती हुई किरण प्रतीत होगी, और जो किरण केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात वह केंद्र से ही कैसी होगी, वापस। तो आपको 3 जगह से किरण को डालना है। कितनी जगह से डालना है, 3 जगह से। कहां से, पहला मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, क्या जाती हुई प्रतीत होगी, इसमें प्रतीत होगा, इसमें वास्तविक जाएंगी। उसके बाद दूसरा कि जो किरण फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा कि जो किरण को आप केंद्र से डालोगे, वह किरण परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही क्या होगी, वापस होगी। नोट करिए। इसके बाद तब पढ़ रहे प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे 2 प्रकार के। कौन कौन से, कि एक होता है हमारा उत्तल और दूसरा अवतल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो तो यहाँ पर नंबर 1 पहला पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखो किस तरीके से बन रहा है प्रतिबिंब अवतल दर्पण के अंदर। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष ध्रुव, यहाँ ये सेंटर और ये रहा फोकस। अब ये मुख्य अक्ष कहाँ तक जाएगा, तो आप बोलोगे ये अनंत तक। कहाँ तक ये जाएगी रेखा, अनंत तक जाएगी। क्लियर, अनंत तक। अब आपसे पूछा जाए कि आप वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हो। इस दर्पण में, अवतल दर्पण के अंदर आप वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हो, पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद जब वस्तु को हम रख लेंगे, वस्तु की स्थिति अगर हमें पता है कहाँ रखी हुई है, तो प्रतिबिंब बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पहले ये चीज पता होनी चाहिए भाई कि हम इसमें वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे। तो आप बोलोगे कि पहले वस्तु को कहाँ रख सकते हो, अनंत पर। पहले वस्तु को कहाँ रख सकते हो, अनंत पर। तो एक चीज आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप वस्तु को कहीं पर भी भेज दो, अनंत पे, सेंटर पे, कहीं पर भी रखो, क्या वस्तु की लंबाई पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा क्या वस्तु की लंबाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आप अभी यहाँ हो, फिर चंद्रमा पे चले जाओ, ध्रुवा पे, कहीं पर भी जाओ, आपको कहीं भेज दिया जाए, तो क्या आपकी लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा। भाई आपकी लंबाई जितनी भी है उतनी रहेगी। तो यहाँ पर वस्तु को हम किसी भी स्थिति पे रख दें, वस्तु की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर, ध्यान रखना। जो बदलेगा वह बदलता है प्रतिबिंब। कौन बदलता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उसका जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बड़ा या वस्तु के बराबर। क्लियर। तो प्रतिबिंब का बेटा साइज घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वस्तु का जो साइज है वो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल नियत रहता है, स्थिर होता है। ठीक है। तो पहले आप वस्तु को कहाँ रख सकते हो, अनंत पर। पहले वस्तु को कहाँ रख सकते हो, अनंत पर। क्लियर।
लेकिन फिर अब मैंने आपसे पूछा कि भाई अनंत के अलावा और कहाँ रख सकते हो, तो आप बोलोगे कि अनंत से आगे कौन है, सेंटर। अनंत से आगे कौन है, सेंटर। पर हम सेंटर पे न रख के हम इसके पीछे रखेंगे। हम इसके कहाँ रखेंगे, पीछे। तो दूसरी वस्तु को कहाँ रख सकते हो आप, दूसरी वस्तु को कहाँ रख सकते हो, अनंत और सेंटर के बीच में। उसके बाद फिर मैंने पूछा आप अंत कहाँ रख सकते हो, तो आप बोलोगे कि इसके आगे सेंटर है, तो हम सेंटर पे रख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पे रख दिया वस्तु को। फिर उसके बाद आपसे फिर पूछा गया कि अब सेंटर के अलावा अब कहाँ रख सकते हो, तो आप बोलोगे कि सेंटर के आगे फोकस है, पर हम फोकस पे न रख के हम फोकस से पीछे रखेंगे। सेंटर और फोकस इन दोनों के बीच में रखेंगे, सेंटर और फोकस इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद कहाँ रख सकते हो कि आप बोलोगे कि अब तो इसके आगे कौन है, फोकस है, तो हम फोकस पे रख देंगे वस्तु को, ठीक। अब आपसे पूछा और कहाँ वस्तु रख सकते हो, कि आप बोलोगे कि यहाँ पर उसके आगे तो दर्पण का ध्रुव है, कौन है, दर्पण है, तो लेकिन हम दर्पण से पीछे पर फोकस से आगे रख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा अंत का ही नहीं, ठीक है। तो आपने वस्तु को कितनी जगह रखा, तो आप बोलोगे 6 जगह। कि कहाँ कहाँ, कि पहला वस्तु को हमने अनंत में रख दिया, क्लियर। फिर दूसरा वस्तु को हमने अनंत और सेंटर के बीच में रख दिया। फिर तीसरी स्थिति कहाँ रखी आपने, कि सेंटर पे रख दिया वस्तु को। फिर चौथा आपने वस्तु को कहाँ रखा, कि सेंटर और फोकस के बीच में। उसके बाद पांचवा हमने रखा फोकस पर, और 6वीं वस्तु की स्थिति कहाँ रखी, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ध्यान रखना, आप अवतल दर्पण के अंदर वस्तुओं को कितनी जगह रख सकते हो, 6 जगह। अवतल दर्पण में वस्तुओं को कितनी जगह रख सकते हो, 6 जगह। कहाँ कहाँ, ये स्थिति रही। तो पहली प्रकाश की किरण वस्तु जहां रखी है, ध्यान रखना, पहली प्रकाश की किरण वस्तु कहीं रखी हो, पहली प्रकाश की किरण को लेकर जाना है मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे लेकर जाना है, मुख्य अक्ष के समांतर। और अभी बता के आए हैं भैया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात, वह कहां से होकर जाएगी, फोकस से। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। पहली किरण डालना सीखे कि भैया जहां वस्तु रखी है वहां से डालोगे मुख्य अक्ष के समांतर किरण, और पहली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब हमें दूसरी किरण को डालना, एक प्रतिबिंब को बनाना है, कितनी किरणों की आवश्यकता होगी, 2 किरणों की। एक प्रतिबिंब को बनाना है तो कितनी किरणों की आवश्यकता होगी, 2 किरणों की। अब दूसरी किरण को हम जहां जहां डालेंगे, दूसरी किरण के अनुसार हमारा क्या प्राप्त होता रहेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता रहेगा। तो हम वस्तुओं को कितनी जगह रखेंगे, 6 जगह, क्लियर। अब यहाँ चित्र नंबर 1 में देखते हैं, चित्र नंबर 1 के अंदर देखते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा दर्पण, यहाँ पर ध्रुव, सेंटर, फोकस, और इधर हमारा कौन है, अनंत है। इधर कौन है, अनंत। तो पहली वस्तु को आप कहाँ रख सकते हो, पहले वस्तु को कहाँ रख सकते हो, अनंत पर। कहाँ रख सकते हो, अनंत पर। तो पहले वस्तु को आपने बेटा अनंत पे रखा, और यहाँ पर देखो अनंत पे जा रही है, तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। पहली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ से होकर जा रही है, ये फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है, फोकस से। अब चूंकि आप वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर, तो आप दूसरी किरण को भी क्या करेंगे, दूसरी किरण को भी अनंत से ही डाल देंगे। और जो किरण अनंत से होकर जाएगी, जो किरण अनंत से जा रही है, किसके समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये किरण फोकस से जा रही है, अब परावर्तन के पश्चात ये किरणें जहां काटेंगी, परावर्तन के पश्चात ये किरणें जहां काटेंगी, वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो आपसे पूछा जाए कि भैया आपने वस्तु को कहाँ रखा था, तो आप बोलोगे वस्तु को तो हमने अनंत पे रखा, फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आप बोलोगे इन दोनों किरणों ने कहाँ काटा है, फोकस पर। तो आपसे बोल दिया गया, आप बताओगे कि इनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट पूछा है कि भाई प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा है, तो आप बोलोगे बिंदु आकार। कैसा है, बिंदु आकार। उसके बाद में पूछे आपसे कि भाई इनकी प्रकृति बताओ, तो जो किरणें ऊपर की ओर काटेंगी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, और जो किरणें नीचे की ओर काटेंगी वह कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ये किरणें तो वास्तविक काट रही हैं, एक दूसरे को कैसे काट रही, वास्तविक, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, क्लियर। तो वास्तविक व उल्टा, तो पहले चित्र के अंदर। अब दूसरे चित्र में देखते हैं।
दूसरे चित्र के अंदर देखते हैं। दूसरे चित्र में आपने क्या किया है कि यहाँ पर ये रहा ध्रुव, ये रहा सेंटर और ये रहा फोकस, और इधर कौन है? इधर है हमारा अनंत। इधर कौन है? अनंत। इधर कौन है? अनंत है। तो अब करना क्या है कि वस्तु को आप कहाँ रख सकते हो? आप बोलोगे हम अनंत पे नहीं रखे, अनंत से आगे रहेंगे, लेकिन सेंटर से पीछे। अर्थात वस्तु को कहाँ रखोगे? वस्तु को रखा है हमने कहाँ पर? अनंत और केंद्र के बीच में। अनंत और केंद्र के बीच में। तो मैंने बोला कि जहाँ वस्तु रखी है, पहली प्रकाशीकरण कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। अब बोलोगे कि हम दूसरी किरण को कहाँ से डालें? दूसरी किरण को कहाँ से डालें? तो भाई वस्तु के आगे कौन है? आप बोलोगे सेंटर, क्योंकि हम अनंत से तो आगे निकल आए। अनंत से हम कहाँ आए? आगे निकल आए। अब इस वस्तु से आगे देखा कि वस्तु से आगे तो सेंटर है, तो भैया तीन ही जगह से किरण डाल सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस और केंद्र से। लेकिन इस वस्तु के आगे बेटा सेंटर है, तो किरण को कहाँ से डाल दो? उसके केंद्र से। आपको पता है कि जो किरण केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही होकर वापस लौटेगी। तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें कहाँ काट रही हैं? तो आप बोलोगे यहाँ काट रही है। देखो, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये बन गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब आपसे पूछा गया भैया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, ठीक है, कहाँ पर? परावर्तन के पश्चात। तो अब आपसे पॉइंट पूछ रहे हैं हम। पॉइंट पूछे कि भाई वस्तु कहाँ रखा? आप बोलोगे केंद्र और अनंत के मध्य रख दिया। फिर मैंने पूछा कि आपसे प्रतिबिंब कहाँ बना? आप बोलोगे न तो सेंटर बना न फोकस से बना, इन दोनों के बीच में इसकी स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? केंद्र और फोकस इन दोनों के बीच में है। तीसरा पॉइंट हमने आपसे ये पूछा है कि भैया बताओ कि प्रतिबिंब कैसो बनो वस्तु की तुलना में? तो आप बोलोगे कि ये रही वस्तु, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। यानी प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा है। फिर मैंने पूछा क्या ये किरणें वास्तविक काट रही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल काट रही, वास्तविक काट रही है। अब तो फिर पूछा प्रतिबिंब किधर बन रहा है? तो आप बोलोगे वास्तविक, और किरणें काट कहाँ रही है? तो आप बोलोगे ये किरणें नीचे की ओर काट रही है। तो यहाँ पर प्रकृति इसकी कैसी है? वास्तविक है और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। क्लियर? तो यहाँ पर चित्र ये दो। अब चित्र नंबर तीसरे की कहानी समझते हैं। चित्र नंबर तीसरे की कहानी, तीसरी कहानी क्या है? देखो, ये रहा ध्रुव, सेंटर, फोकस। अब भाई मैंने आपसे पूछा वस्तु को कहाँ रख दोगे? आपने बोला कि वस्तु को हमने अभी अनंत और केंद्र के बीच में रखा है। अब इसके आगे कौन है? आप बोलोगे इसके आगे सेंटर है। तो बिल्कुल आप वस्तु को कहाँ रख दो? इसके केंद्र पर। कहाँ रख देंगे? इसके केंद्र पर। तो वस्तु कहाँ कहाँ पहुंच गई? अनंत में भी रख दिया, उसके बाद अनंत और केंद्र के बीच में रख दिया, उसके बाद अब स्थिति कहाँ आ गई? इसके सेंटर पे। तो जब सेंटर पे आ गई तो पहली प्रकाशीकरण कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। पहली प्रकाशीकरण कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और जो प्रकाशीकरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। अब बात आएगी भाई, एक किरण तो हमने डाल दी, एक किरण तो हमने डाल दी, अब दूसरी किरण कहाँ डाल दें? भाई एक तो हम यहाँ पर कहाँ पर है? फोकस पर है। उधर एक तो हमने कहाँ पर रखी है? वस्तु केंद्र पर। अब वस्तु केंद्र पर रखी है तो दूसरी किरण डालनी है। तो आप बोलोगे इस वस्तु से आगे कौन है? फोकस है। तो दूसरी किरण को कहाँ डाल दो? फोकस से। बस ये देखो वस्तु के आगे कौन है, तो यहाँ पर वस्तु के आगे फोकस है, दूसरी किरण को फोकस से डालोगे। और जो किरण फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर? और ये किरण हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहाँ काटा? ये रहा इसका प्रतिबिंब, ए डैश और यहाँ पर बी डैश। क्लियर? यहाँ पर क्या बना है? ए डैश बी डैश। तो अब आपसे पूछा जाए कि भैया वस्तु कहाँ रखी है? तो आप बोलोगे सेंटर पे। कहाँ रखी है? केंद्र पर रखी है। फिर पूछा गया कि जब वस्तु केंद्र पर रखी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? तो आप बोलोगे सेंटर के नीचे ही बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? उसके केंद्र पर। तीसरा, जब वस्तु सेंटर पे रखी है, केंद्र पे रखी है, तो प्रतिबिंब भी सदैव वस्तु के बराबर ही बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव वस्तु के बराबर। और चौथा पॉइंट, ये किरणें वास्तविक काट रही हैं और नीचे की ओर काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। नीचे की ओर देखो ये किरणें काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और ये वास्तविक काट रही है, इसलिए वास्तविक व उल्टा। तीन स्थिति। अब बात करेंगे चौथे चित्र की। किसकी बात करेंगे? चौथे चित्र में।
तो चौथे चित्र में वस्तु को कहां रखा गया कि केंद्र और फोकस के मध्य, केंद्र और फोकस के मध्य। देखो चौथा चित्र, और ध्यान रखना क्योंकि इसके आगे अब बेटा यहां पर ये किरण आरेख इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सूत्र का निगमन करेंगे, दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। और ध्यान रखना हो सकता है कि 2025 के लिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बने, क्योंकि लेंस या दर्पण में से आपको एक सूत्र के निगमन को पूछा जा सकता है। इसलिए हमें किरण आरेख डालना बहुत जरूरी है, ये पता होना जरूरी है कि हम कौन सी किरण को कहां से डालेंगे और वह कहां से होकर जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये रहा सेंटर, ये रहा फोकस, वस्तु रख दिया इन दोनों के बीच में। पहली प्रकाश किरण जाएगी किसके समांतर, पहली प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है कहां से होकर जाएगी, फोकस से। कहां से होकर जाएगी, फोकस से। क्लियर, तो ये वाली किरण बेटा कहां से आ रही है, फोकस से होकर। ठीक है, अब वस्तु रखी हुई है सेंटर और फोकस, सेंटर और फोकस के मध्य। अब आपसे पूछा गया है भैया कि दूसरी किरण को कहां से डालें, तो आप बोलो वस्तु के आगे कौन है, वस्तु के आगे फोकस है, तो दूसरी किरण को डाल देंगे फोकस से। और जो किरण फोकस से होकर जाएगी वह कैसी जाएगी, वह किरण मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी, समांतर। एक मिनट बेटा, इसको द्वारा चित्र फिर बना रहे हैं। ध्रुव, सेंटर, फोकस। ठीक है, वस्तु को रखा है ध्रुव और फोकस के मध्य, वो केंद्र और फोकस के मध्य। पहली प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण को कहां डालेंगे, इसके फोकस से डालेंगे। और जो प्रकाश किरण फोकस से जाएगी वह मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है, समांतर हो जाएगी। क्लियर, अब देखो ये सेंटर है और ये किधर है, ये सेंटर के आगे, ये कहाँ है, अनंत। तो एक चीज बताओ, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ काटी, किरणें कहाँ काटी, यहाँ पर। अब जब बताओ यहाँ पर प्रतिबिंब, देखो वस्तु कहाँ रखी हुई है, तो आप बोलोगे वस्तु रखी हुई है सेंटर और फोकस इन दोनों के बीच में रखी थी, तो भाई इन्होंने परावर्तन के पश्चात कहाँ काटा, तो आप बोलोगे सेंटर से पीछे काट रही है। अनंत और सेंटर इन दोनों के बीच में, अनंत और सेंटर इन दोनों के मध्य में कहीं पर भी काट रही है किरण। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है, अगला पॉइंट में आपसे पूछेंगे कि आप ये बताओ क्या ये किरणें वास्तविक काट रही हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल वास्तविक काट रही है, नीचे की ओर काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक व उल्टा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि वस्तु का आकार कैसा है, तो ये देखो, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो ये रही वस्तु, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। तो आपसे ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, सेंटर और फोकस के मध्य, तो भाई इसका प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के मध्य। उसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछ लिया जा सकता है, अगला पॉइंट ये कि भैया प्रतिबिंब का आकार बताओ, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, और इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टी। ठीक है, उसके बाद चित्र 4 हो गए। अब आते हैं 5वें चित्र पे। 5वां चित्र नहीं बता, 5वां चित्र क्या है, अब वस्तु को कहां रखेंगे, 4 तक तो हम पहुंच गए। अब वस्तु कहां आ गई बेटा, फोकस पर। वस्तु कहां आ गई, फोकस पर। तो यहां ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर। वस्तु को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे कहां पर, फोकस पर। ये वस्तु रखी हुई है ए बी। पहली प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है कहां से होकर जाती है, फोकस से। कहां से होकर जाती है, फोकस से। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अब दूसरी किरण को कहां से डालें, भाई वस्तु तो हमारी कहां रखी हुई है, फोकस पे रखी हुई है। जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी हुई है तो फिर दूसरी किरण को कहां से डालें, तो आप बोलोगे फोकस के पीछे कौन है, सेंटर। तो जो अब तो दूसरी किरण को कहां से डाल दें, उसके केंद्र से। और जो किरण केंद्र से होकर जाती है, जो किरण केंद्र से होकर जाती है वह कैसी हो जाती है, परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही होकर वापस लौटेगी। अब आपने ये देखा है कि ये दोनों की दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। ये दोनों की दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। तो समांतर है तो ध्यान रखना बेटा, जब भी किरणें समांतर होती हैं तो ये किरणें मिलती हैं। अब कहाँ मिलेंगी, जाके अनंत पर। जब भी किरणें समांतर स्थिति में आ जाएंगी तो ये किरणें कहाँ मिलती हैं, मिलेंगी, वास्तविक मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर।
अब प्रतिबिंब का आकार पूछे तो आप बोलोगे अनंत पे जब प्रतिबिंब बनेगा जाके तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। किरणें नीचे की ओर है तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और ये किरणें वास्तविक मिलेंगी अनंत पर, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक व उल्टा। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद आगे पढ़ा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा एक चित्र और बचा हुआ है, और वो बचा हुआ है इसमें कि हम वस्तु को कहाँ रख दें। हम वस्तु को रखें अब कहाँ पर, ध्रुव और फोकस के मध्य में। ध्रुव और फोकस के मध्य में ये चित्र बचा हुआ है। इसी के साथ हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त हो जाएगा और समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर हम निकालेंगे बेटा सूत्र का निगमन, गोलीय दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन, चिन्ह परिपाटी। यानी ये टॉपिक हमें पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देना है। 13 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही बारीक पॉइंटों के साथ चलना है हमें, ठीक है। देखो यहाँ से पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से होकर जाएगी, आप बोलोगे फोकस से। कहाँ से होकर जाओगे, फोकस से होकर गुजारोगे। अब बात करेंगे दूसरी प्रकाश की किरण को, तो दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी उसके सेंटर से। और जो प्रकाश की किरण केंद्र से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी। परावर्तन पश्चात वह किरण कहाँ से होकर जाएगी, केंद्र से ही। क्लियर। अब इन किरणों में देखते बेटा, एक किरण जा रही है इधर और एक किरण जा रही है इधर, तो ये किरणें दूर दूर जाना शुरू हो गई। किरणें कैसे होना शुरू हो गई, दूर दूर जाना। तो ये किरणें इधर कभी नहीं मिलेंगी। फिर क्या करेंगे कि इन किरणों मतलब एक आभास कर रहे हैं कि अगर इस किरण को पीछे की ओर खिसकाएं, इस किरण को पीछे की ओर खिसकाएं और इस किरण को अगर पीछे की ओर लेकर जाएं, तो ये किरणें दर्पण के पीछे कहीं पर जाके प्रतिबिंब बनाएंगी। कहाँ पर बनाएंगी, ऊपर की ओर, और प्रतिबिंब बनेगा A' B'। तो आपसे पूछा गया है बताओ बेटा वस्तु को कहाँ रखा है, तो आप बोलोगे फोकस और ध्रुव के बीच में। और जो किरण फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। अच्छा अब मैं आपसे पूछा इसका साइज बताओ, कि भाई वस्तु का तो साइज बदलेगा नहीं, बदलता किसका है, प्रतिबिंब का साइज। तो प्रतिबिंब का साइज कैसा है, बड़ा है। किससे है, वस्तु से। फिर मैंने पूछा आप भाई इसकी प्रकृति बताओ, क्या ये वास्तविक मिली, आप बोलोगे नहीं ये वास्तविक नहीं मिलेंगी, इधर वास्तविक नहीं मिलेंगी। एक कल्पना की गई है, एक आभास किया गया है कि इन किरणों को पीछे की ओर खिसकाया जाए। इन दोनों किरणों को अगर पीछे की ओर खिसकाया जाए तो यहाँ पर कहीं जाके मिलेंगी। फिर आपसे पूछा इनकी प्रकृति कैसी है, तो आप बोलोगे ऊपर की ओर है, सीधा है, और कैसे, आभासी। तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधा। तो ये थे बेटा हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब समझ रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे, देखो यहां पर उत्तल दर्पण में केवल 2 जगह ही वस्तु को रख सकते हैं, क्योंकि इसका सेंटर इधर है, फोकस इधर है और ध्रुव इधर है। फोकस, सेंटर और ध्रुव सब कुछ में, ध्रुव ये रहा, ध्रुव यहाँ पर ये सेंटर और ये फोकस इधर। तो आप वस्तु को कहाँ रख सकते हो, कि आप बोलोगे ध्रुव से या तो अनंत में रख दो या ध्रुव और अनंत के बीच में। तो आप पहली प्रकाश की किरण को पहली वस्तु को कहाँ रख दो, आप अनंत पे। पहली वस्तु को कहाँ रख दो, अनंत पे। और अनंत पे रखी है तो पहली प्रकाश की किरण, मैंने बोला जहां वस्तु रखी है पहली प्रकाश की किरण कैसी लाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहली प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, टकराएगी, और टकराने के बाद यह किरण कहां से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होगी फोकस से। कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। क्लियर। इसी प्रकार अब करना क्या है, अब हम दूसरी किरण को कहां से लाएं, तो हम वस्तु कहां रखी है, अनंत पे। क्यों ना हम दूसरी किरण को भी कहां से मंगा ले रहे, अनंत से। और अनंत से ये किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह कहां से होकर जाएगी, फोकस से। कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तो आपसे अगर पूछा जाए बेटा बताओ कि वस्तु कहां रखी, आप बोलोगे अनंत पे। वस्तु को कहां रखा, अनंत पर। फिर आपसे पूछा गया इसका प्रतिबिंब कहां बना, तो प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे, और कहां पर, फोकस पर। दर्पण के पीछे पर कहां बना, फोकस पर। फिर आपसे पूछा गया भाई इस प्रतिबिंब का आकार बताओ, क्योंकि वस्तु का आकार तो बदलेगा नहीं। प्रतिबिंब का आकार आप बोलोगे इसका पॉइंट साइज, बिंदु साइज। फिर मैंने पूछा इसकी प्रकृति, तो ये किरणें टकराने बाद इधर जा रही थी, तो इधर तो नहीं मिलेंगी। यानी किरणों को आभास दिया गया है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी।
और कैसा बनेगा, सीधा, आभासी व सीधा। चित्र 1 में। और चित्र नंबर 2 की कहानी क्या है? चित्र नंबर 2 की कहानी यह है बेटा कि यहां से आप दूसरी वस्तु को कहां रख सकते हो? दूसरी वस्तु को आप रख सकते हो कहां पर? तो दूसरी वस्तु को रख सकते हो अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में। और अनंत और ध्रुव के बीच में रखोगे तो पहली प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से होकर जाएगी? तो आप बोलोगे फोकस से। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से इसमें जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि टकराने के बाद ये इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ये जाती हुई क्या हुई, प्रतीत। फिर दूसरी किरण को कहाँ डालेंगे? इसके सेंटर को टारगेट करेंगे और इसके केंद्र को टारगेट करते हुए प्रकाश किरण डालेंगे इस तरीके से, और ये इसके सेंटर को टारगेट कर रही है। और जो किरण केंद्र से, जो किरण हम केंद्र से डालेंगे वह परावर्तन पश्चात कैसे हो जाएगी? केंद्र से कैसे हो जाती? वापस। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये देखो यहाँ पर ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर A' और B'। तो आपसे पूछा जाए बेटा बताओ कि वस्तु कहाँ रखी है? तो आप बोलोगे वस्तु रखी है हमारी अनंत और ध्रुव के मध्य। फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? तो आप बोलोगे ये फोकस, वो ये ध्रुव और ये फोकस, तो इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य। तीसरा आपसे पूछा जाए कि इस प्रतिबिंब का आकार बताओ, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है। और उसके बाद क्या ये वास्तविक मिल रही है? तो आप बोलोगे नहीं, ये आभासी है और ऊपर की ओर काट रही है, इसलिए कैसा? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। तो ये थे हमारे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्लियर? अब इसके बाद बेटा हमें पता होना चाहिए कि चिन्ह हम कैसे, चिन्ह परिपाटी। अब क्या याद होनी चाहिए हमें? चिन्ह परिपाटी। क्योंकि सवालों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनती है, वह बनती है चिन्ह परिपाटी की। किसकी बनेगी? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में देखो, जो भी दूरियां मापते हैं वह ध्रुव से मापते हैं, जो भी दूरियां मापते हैं वह कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। इधर बात करेंगे अवतल दर्पण की, इधर बात करेंगे किसकी? अवतल दर्पण की। और इस और बात करेंगे हम बेटा किसकी? उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की। कि भाई उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में फोकस दूरियां कैसी होती है, वस्तु की स्थिति कैसी होती है, ठीक है। और इधर इसके पद, पद या प्राचल, जो भी पद या प्राचल जो भी लेंगे वो की, ठीक है, प्राचल। सबसे पहली कहानी देखो, कहानी ये है कि भाई आपके सामने ये चित्र रहे, ठीक है। आपने देखा था कि 5 चित्रों में, किसके? उत्तल दर्पण के 5 चित्र में देखा था कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है। 5 चित्रों में वस्तु इधर रखी थी, यहाँ मान लिया कहीं वस्तु रखी हुई है, पहली प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही थी और दूसरी प्रकाश की किरण मान लिया सेंटर से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो 5 चित्रों की घटना ये थी और 6वां चित्र हमारे सामने ये रहा। अब सुनो, जो भी दूरियां मापते हैं, जो भी दूरियां दर्पण के अंदर मापेंगे वह कहां से मापते हैं? उसके ध्रुव से। कहां से? उसके ध्रुव से। ध्रुव से, ध्रुव से इधर की दूरियां सबकी सब धनात्मक, ध्रुव से इधर की दूरियां सबकी सब कैसी होंगी? ऋणात्मक। ध्रुव से इधर दूरियां धनात्मक और ध्रुव से इधर की दूरियां सबकी सब ऋणात्मक। इस मुख्य अक्ष से ऊपर की जो भी दूरियां होंगी वह धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरियां कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक। क्लियर? ऐसे ही इसमें देखते हैं, ध्रुव से, जो ये ध्रुव है, ध्रुव से इधर की दूरियां सब धनात्मक, ध्रुव से इधर की सब दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक। क्लियर? अब देखते हैं कि आप बड़े आसानी से बता सकते हो इनके पॉइंटों को। पहला, सबसे पहले आपसे पूछा जाए भाई फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को बेटा एफ। आपसे बोला जाए कि भाई अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी लेंगे और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी लेते हैं। अब जरा देखना बेटा, आपसे पूछा गया फोकस दूरी, तो पता होना चाहिए, अभी पिछले टॉपिक में अभी पढ़ के आए हैं कि फोकस, ध्रुव से फोकस तक की दूरी वही क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो आप बोलोगे ये ध्रुव है और ये फोकस है,
इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी फोकस दूरी। ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी क्या बन जाएगी? फोकस दूरी। क्लियर? अब देखो, ये हमारा उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर है? ध्रुव से इस ओर, और ध्रुव से इधर है। और फोकस दूरी जब ध्रुव से इधर है तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस। अब बात करेंगे ये अवतल दर्पण में, अब बात करेंगे उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में बेटा जो ध्रुव से फोकस दूरी इधर है, फोकस इधर है, तो फोकस दूरी भी इधर होगी और चिन्ह कैसा लिया जाएगा? प्लस। चिन्ह कैसा लिया जाता है? प्लस। क्लियर? अब बात करेंगे बेटा वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। किससे लिखते हैं? आर से। अब यहां पर देखते हैं कि इस अवतल दर्पण में सेंटर इधर है और सेंटर तक की दूरी, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी भाई वक्रता त्रिज्या है। भाई सेंटर इस ओर है, चिन्ह माइनस, जबकि उत्तल दर्पण में सेंटर इधर है। देखो इधर चित्र में सेंटर किधर है? इधर, तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? प्लस। 2 पॉइंट क्लियर? अब बात करेंगे भाई वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को बेटा किससे प्रदर्शित करोगे? यू से। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करोगे? यू से। अब आपसे पूछा जाए कि भाई वस्तु की दूरी, तो आप बोलोगे कि इस दर्पण में, हमारा ये दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु इधर रखी हुई है और उत्तल दर्पण में भी वस्तु इधर रखी हुई है, और इस ओर की दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। यानी वस्तु की दूरियां दोनों में कैसी होंगी? ऋणात्मक। दोनों में कैसी होती हैं? ऋणात्मक। क्लियर? उसके बाद अप्रतिम आभासी प्रतिबिंब की बेटा दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि भैया 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो आभासी और एक वास्तविक। और प्रतिबिंब की दूरी, दूरी को लिखेंगे यू से। दूरी को किससे लिखेंगे? यू से। पर किसकी? वस्तु की। और प्रतिबिंब की दूरी को बी से। ठीक है? अब बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब। भाई इस दर्पण में 6वें चित्र में देखो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहां पर प्रतिबिंब इधर बन रहा है और ये प्रतिबिंब तक की दूरी, ये वाली दूरी, बस ध्रुव से और यहाँ प्रतिबिंब यही बन रहा है ना, और ध्रुव से प्रतिबिंब इधर बन रहा है और जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां तक की दूरी। अब प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इस ओर, तो चिन्ह कैसा लेंगे? प्लस का। भाई यहां पर बात करेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब किधर बन रहा है? प्रतिबिंब इधर। देखो ये रहे प्रतिबिंब, यही तो प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं? प्रतिबिंब। ध्रुव से किधर बन रहे हैं? इस ओर, तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? प्लस। ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा गलतियां करते हो इन चिन्हों को लेने में। उसके बाद अब बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब का हो गया। अब बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। किसकी बात करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर? इस चित्र को हम बिगाड़ दे रहे, ठीक है? यहां पर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब वास्तविक प्रतिबिंब, भाई प्रतिबिंब की दूरी है, बी से लिखेंगे। आप बोलोगे कि हमने उत्तल दर्पण में 2 चित्र पढ़े, उत्तल दर्पण में 2 चित्र बने और दोनों में प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। दोनों में प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। एक कल्पना की गई डॉट 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 करके, मतलब उत्तल दर्पण में भैया वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। फिर क्या होगा कि भाई अब यहां पर बात करेंगे अवतल दर्पण में। भैया बिल्कुल अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, देखो ये रहे वास्तविक प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ध्रुव से किधर बन रहा है? इधर। चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस। चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस। क्लियर? अब बात करेंगे हाइट की, बात करेंगे हाइट की। आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई शब्द आ सकता है, इसका आकार शब्द आ सकता है, इंग्लिश में से साइज बोल सकते हैं। क्लियर? और इसे हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ओ से। ऑब्जेक्ट सॉरी, यहां पर इमेज से। प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज। आपसे पूछा जाए इमेज का साइज, इमेज का साइज वास्तविक में कैसा होगा, कैसा लिया जाता है, और आभासी में कैसा लिया जाएगा। देखो यहां पर जरा देखना, ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और किसके अंदर? अवतल दर्पण के अंदर ये आभासी प्रतिबिंब ये बन रहा है। देखो
ऊपर है, मुख्य अक्ष से किधर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस का। मुख्य अक्ष से ऊपर के जो भी साइज होंगे वो कैसे लिए जाएंगे, प्लस के, और मुख्य अक्ष से नीचे वाले जो साइज होंगे वो कैसे लिए जाते हैं, ऋणात्मक। अब इसमें भी देखा है, उत्तल दर्पण में भी दोनों चित्रों में देखा कि जो प्रतिबिंब बढ़ रहा है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर, यानी यहां पर इसका साइज भी कैसा होगा, प्लस का। ठीक है, अब बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज। भाई उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब। किधर बनता है, आप बोलोगे नीचे, तो इसका जो आकार होगा ये किधर है, मुख्य अक्ष से नीचे है, मुख्य अक्ष से नीचे, तो यहां पर चिन्ह कैसा लिया जाएगा, ये माइनस का। तो यहाँ ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद निगमन करा रहे हैं दर्पण के सूत्र का यू, वी और एफ में संबंध, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के सूत्र का निगमन यानी यू, वी और एफ में संबंध। तो इस प्रश्न तक पहुंचने के लिए हमको बेटा इतना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना था, और यह प्रश्न आपका उम्मीद है पूछा जा सकता है 2025 के पेपरों में, देखो, या फिर आपका बन सकता है लेंस का। तो अब आप लोग बेटा इस सूत्र को निगमन करेंगे, और किसके द्वारा हम कर रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा, चाहे उत्तल दर्पण द्वारा कर दीजिए चाहे अवतल दर्पण द्वारा। क्या होता है इसका सूत्र, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो गोली दर्पण का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब देखो उत्तल दर्पण ले रहे हैं, किरण आरेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रहा हमारा एक दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण बनाना है, बाहरी भाग पर क्या कर दो, पॉलिश। ये ध्रुव हो गया, सेंटर, फोकस। वस्तु को आप इसके मुख्य अक्ष पर कहीं रख दीजिए, वस्तु को आप इसके मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रखी हुई है वस्तु ए बी। अब करना क्या है, पहली किरण हमने बताया कि जहां वस्तु रखी होती है पहली किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो भाई ये लो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यहाँ एम बिंदु पर टकराएगी, परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। क्लियर। अब दूसरी प्रकाश की किरण को कहां से डाल दे रहे हैं, उसके केंद्र से। कहां से डाल दे रहे हैं, केंद्र से, और केंद्र से डालेंगे, ये रही दूसरी प्रकाश की किरण। और जो प्रकाश की किरण बेटा आप केंद्र से डालोगे, परावर्तन के पश्चात वह कहां से जाएगी, केंद्र से ही। लेकिन परावर्तन के पश्चात ये किरणें काट कहां रही हैं, जहां काटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। जहां ये किरणें काट रही हैं वहीं पर क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, पहला बेटा हम यहां पर दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज एफ पी एम। इन दोनों के अंदर क्या है, समरूपता है। इन दोनों के अंदर क्या है, समरूपता है। ये त्रिभुज हमने डॉट डॉट द्वारा दर्शा दिए। कौन सा बताया, हमने बताया यहां पर ये रहा त्रिभुज, ये रहा हमारा बेटा कौन, त्रिभुज। कौन कौन सा, देखो यहां पर, एक मिनट, या इसको अलग अलग करके बना दे रहे हैं इस तरीके से। एक त्रिभुज ये रहा, और इसके समरूप है ये वाला त्रिभुज। देखो यहाँ पर F, ये A डैश, ये B डैश, और यहाँ पर P और ये M। ये बेटा क्या है, समरूपता आ गई इनकी। इन दोनों त्रिभुज के अंदर क्या है, समरूपता है। कौन कौन से त्रिभुज है, तो आप लिखोगे त्रिभुज A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश F, व त्रिभुज एफ पी एम। कैसे त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, दो कोण बराबर हो सकते हैं, दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, दो
कौन बराबर हो सकते हैं, ये किसके बता रहे, समरूपता की कहानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अगर आपने इसकी हाइट ली, इसका लंब और बट्टे इसकी हाइट, बेटा इसकी हाइट बट्टे इसकी हाइट को लिख सकते हो आप, या इस त्रिभुज की हाइट बट्टे इस त्रिभुज की हाइट, आप किसी को लिख दो। मैं लिख दिया ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज की हाइट बट्टे इस त्रिभुज की हाइट, और त्रिभुज की हाइट कौन सी है, एम पी, इस त्रिभुज की हाइट बराबर आपने जिस त्रिभुज की हाइट को ऊपर रखा है उसका आधार। अब उसका आधार कौन सा होगा, ये 90 अंश हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार। आधार बी डैश एफ बट्टे इस त्रिभुज का आधार, और इस त्रिभुज का आधार कौन सा हो जाएगा, ये रहा, इस त्रिभुज का आधार पी एफ, त्रिभुज का आधार कौन सा हो जाएगा, पी एफ। इस त्रिभुज की हाइट बट्टे इस त्रिभुज की हाइट, समरूपता में त्रिभुज की हाइट बट्टे इस त्रिभुज की हाइट बराबर कर दो पहले वाले त्रिभुज का आधार बट्टे जो आपने दूसरा वाला त्रिभुज लिया उसका आधार। क्लियर। अब करना क्या है, अब करना ये है कि देखो ये एम पी बराबर किसके है, आप बोलोगे ए बी के, ये एम पी बराबर है ए बी के, तो आप लिख लोगे कि चूंकि हमें पता है क्या कि एम पी बराबर है ए बी के, तो एम पी की जगह क्या लगाएंगे, ए बी, तो ए डैश बी डैश बट्टे एम पी बराबर एम पी की जगह बेटा किसको लगाएंगे, ए बी को, बराबर हो जाएगा बी डैश एफ बट्टे पी एफ। पर यहाँ पर एक कहानी और लिख सकते हैं कि इस बी डैश एफ को लिख सकते हैं, देखो यहाँ पूरा टोटल कौन है, ये बी डैश है, ये एफ है, और ये पॉइंट कौन है, पी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये टोटल दूरी कौन है, बी पी डैश, सॉरी पी बी डैश, ये टोटल दूरी कौन सी है, पी बी डैश, और इसमें से अगर हम घटा दें पी एफ को, इस टोटल दूरी में से, टोटल दूरी, इस टोटल दूरी में से अगर ये दूरी घटा दें तो बचेगा कौन, तो आप बोलोगे बचेगा बी डैश एफ, कौन बचेगा, बी डैश एफ, टोटल दूरी में से घटा देंगे इस पी एफ को बाहर निकाल दीजिए, तो यही तो बचेगा बी डैश एफ। तो बी डैश एफ की जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो ए बी डैश बट्टे ए बी बराबर बी डैश एफ को लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस के पी एफ, बी डैश की जगह बी डैश एफ को कैसे लिखा, पी बी डैश माइनस के पी एफ, और बट्टे में कौन है, पी एफ, बट्टे में कौन है, पी एफ। समीकरण नंबर से क्या बना दिया, एक, समीकरण नंबर क्या बना दिया इसको, एक। अब करना क्या है, ये त्रिभुज पहला हल कर दिया, अब दूसरी किरण आरेख डालेंगे, किसको टारगेट करते हुए डालेंगे, इसके ध्रुव को, वस्तु से दूसरी प्रकाश की किरण को डाला, इसके ध्रुव को टारगेट करते हुए, ये डाल दिया, और जितने एंगल पे डालोगे उतने एंगल पे क्या होगी किरण, ये वापस। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें दो त्रिभुज के अंदर और समरूपता दिखाई दे रही है। अब कौन कौन से, आप बोलोगे ये वाला त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, ये त्रिभुज, और इसके समरूप कौन सा है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, इसके समरूप कौन सा है, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ये कैसे त्रिभुज हैं, आपस में समरूप हैं। क्लियर। यहाँ पर तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी कैसे त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। कैसे, समरूप त्रिभुज है। तो फिर से भाई क्या, अब यहाँ पर आपने किसको रखा है, आपने ऊपर रखा है ए डैश बी डैश को, तो आप ये नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, तो इसकी हाइट बट्टे इस त्रिभुज की हाइट, और इस त्रिभुज की हाइट कितनी है, ए डैश बी डैश बट्टे इस त्रिभुज की हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे ए बी बराबर। अब जो आपने ऊपर ए डैश बी डैश रखा उस त्रिभुज का आधार, उस त्रिभुज का आधार देखो ये रहा पी बी डैश, त्रिभुज का आधार ये पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, तो ये पी बी डैश बट्टे ए बी त्रिभुज का आधार, तो ए बी त्रिभुज ये रहा ना, और इस त्रिभुज का आधार यहाँ पर देखो, ये देखो आधार ये वाली भुजा, ये बन जाएगी आधार पी ए, कौन हो जाएगा, पी ए। इसे समीकरण नंबर डाल दो 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब भाई जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा,
क्या बोलोगे, इनकी LHS बराबर है RHS बराबर कर लो। देखो भाई इनकी LHS में क्या है, LHS बराबर है तो किसको बराबर कर लो, RHS, और RHS में कौन है तो आप बोलोगे P B डैश माइनस के PF बट्टे PF बराबर इसकी RHS में P B डैश बट्टे PA। क्लियर। अब कहानी यहां से देखते हैं। देखो यहाँ कौन है, आप बोलोगे वस्तु रखी हुई है, यहाँ कौन रखी हुई है, वस्तु। तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, ये किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, U से। फिर बोलेंगे कि आप ये क्या है B डैश तक, तो यहाँ पर बोलोगे ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो P से B डैश तक की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, B। क्लियर। फिर यहाँ पर ये क्या है, फोकस, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। ये चीज ध्यान रखना है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां प्रतिबिंब तक की दूरी, जहां वस्तु रखा है वहां वस्तु की दूरी, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या बन जाएगी, फोकस दूरी। इस दर्पण से जो भी दूरियां इधर मापेंगे माइनस, और इस ओर की दूरियां प्लस। क्लियर। अब मान लगाएंगे, अब इनके क्या कर दे रहे हैं, मान सबके लगा दे रहे। देखो P B डैश, B डैश कौन है, B डैश में तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है तो ये किसकी दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से इधर है, चिन्ह कैसा ले लिया जाएगा, माइनस का। फिर माइनस PF, आप बोलोगे F मतलब फोकस दूरी, F तक की दूरी मतलब फोकस दूरी। ध्रुव से इधर है, चिन्ह कैसा ले लिया जाएगा, माइनस का, बट्टे PF, ये भी फोकस दूरी माइनस का, ये माइनस माइनस और बराबर P B डैश, B डैश फिर से आ गया, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कौन है, B। ध्रुव से इधर है, चिन्ह माइनस का, बट्टे PA, और PA क्या है, PA हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तो वस्तु रखी हुई है और वस्तु तक की ये क्या हो जाएगी दूरी, किससे लिख रहे हैं, U से, और ध्रुव से इधर है चिन्ह माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के B माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस के F बट्टे माइनस के F। अब आप इससे मत काट देना, गलत हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B अपॉन U, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर B का U में गुणा करेंगे तो माइनस के चिन्ह पहले ही है, UB, उसके बाद प्लस U का F में गुणा करें तो UF बराबर माइनस के F का B में गुणा करें तो माइनस के FV। अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण में UBF से भाग देने पर, पूरे समीकरण में UBF से भाग देने पर, पूरे समीकरण में UBF से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भाग करेंगे तो माइनस के UVF में भाग दे रहे UBF का, प्लस UF में भाग करेंगे UBF का, बराबर बराबर माइनस के FB में भाग करेंगे UBF का। जो कट रहा है उसे काट देंगे। देखो UB से UB कैंसिल, U और F से U और F कैंसिल, F और B से F और B कैंसिल। ठीक है। अब देखो यहाँ बचेगा माइनस के 1/F प्लस यहाँ 1/B बराबर यहाँ कौन है, माइनस का 1/U। माइनस के 1/F को उधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/U दूसरी ओर भेजोगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/B ये माइनस का दूसरी ओर आके प्लस का, ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा। और यही सूत्र को हमें क्या करना था, निगमन करना था। क्लियर। तो यहाँ पर जितना भी टॉपिक हमारे दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, जितना आने की संभावना थी, वह सबके सब बेटा करा दिए गए हैं। नोट करिए इस टॉपिक को।